डेट कितनी है आज? फोकस कर दो उसको, ठीक है, सही आ रहा है? अब भी नहीं आ रहा? हो गया ना, ठीक। डेट कितनी है आज लक्ष्मी? 30 नवंबर। तो हम लोग पढ़ रहे थे संविधान, ठीक है ना? कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ ली, ठीक है ना? मेरे यहाँ समझ रहे हो कि नहीं? संविधान सभा के गठन से लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई वो पढ़ ली। और हमने पढ़ लिया था प्रियम्बल, पढ़ लिया था कि नहीं प्रियम्बल? हाँ तो सही कर दो उसको, सही करो। देखो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप। अब देखो सही आ रहा, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था प्रियम्बल इसका संविधान का। तो अगर हम बात करें संविधान क्या होता है, जो पहली बार आए क्लास में वो एक बार समझ लें, ठीक है ना? जिनको नहीं समझ में आया है वो फिर से एक क्विक रिवीजन कर लें अपना। तो अगर हम शिवानी तुमसे पूछे संविधान क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता है, तो तुम्हारा कुछ व्यू होगा इस पर? नहीं पता? कभी न्यूज़ नहीं देखी तुम लोगों ने? न्यूज़ देखते हो? कौन कौन न्यूज़ देखता है तुम लोगों में? तो ये तो रवैया नहीं हुआ तैयारी करने वालों का। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, न्यूज़ भी नहीं देखते हो कभी? एक अच्छा न्यूज़ चैनल जरूर देखा करो, ठीक है ना? कोई ना कोई, या अखबार का एडिटोरियल जरूर पढ़ें अगर न्यूज़ नहीं देखते हैं, ठीक है? मेरा समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ना जाएं तो प्रिंट मीडिया पे देखें, ठीक है ना? न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट मीडिया का माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तुम्हारे आते हैं लाइव चैनल्स। बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं? मानवी समझ में आ रही बात? तो अगर तुमसे पूछा जाए कि संविधान क्या होता है, हमें किसी देश में बिजनेस करने जाना है, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए कहीं रह के किसी देश में, ठीक है ना? मेरा कंट्री है हम, लेकिन अगर यूएसए में बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा ना कि वहाँ की व्यवस्था कैसी, वहाँ सरकार किस प्रकार की है, वहाँ की पुलिस व्यवस्था कैसी है, ठीक है ना? वहाँ पे न्यायालय व्यवस्था कैसी है ना? जुडिशरी वहाँ कैसे वर्क करती है, ये सब पता नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इन सभी बातों का अध्ययन करने के लिए हम उस देश का क्या पढ़ेंगे? संविधान पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? और संविधान में भी हम गाइडलाइन किससे लेते हैं? उसके प्रियम्बल से। प्रियम्बल में उन मूल बातों का जिक्र होता है जिस पर उस संविधान का निर्माण किया गया होता है, वो किसी भी देश का हो। जैसे हम अपने भारत की बात करेंगे तो अपने भारत में, भारत के संविधान का नाम भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो संविधान क्या हुआ शिवानी? तो संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। क्या है ये? एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक कानूनी दस्तावेज है जिससे हमें उस देश की व्यवस्था, वहाँ पे नीतियाँ कैसे निर्धारित होती हैं, वहाँ सरकारें कैसे बनती बिगड़ती हैं, वहाँ का जुडिशरी सिस्टम कैसा है, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ पुलिसिंग सिस्टम कैसा है, वहाँ पर अर्थतंत्र कैसे चलता है, इन सब बातों का एक मोटा मोटा या जिस प्रकार का भी संविधान हो ऐसा जिक्र किया गया होता है। बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं? तो संविधान क्या है? एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें किसी देश की सरकारी व्यवस्था, उसके पुलिसिंग सिस्टम, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था आदि बातों की जानकारी दी गई होती। बात मेरी समझ रहे हो कि नहीं? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पार्ट पढ़ा दिया तुम लोगों को, क्या? प्रियम्बल, अर्थात हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रस्तावना, ठीक है ना? उद्देशिका प्रस्ताव तब बोलते थे जब इसको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंग्लिश में बोलते थे, इसको सामने रखा गया, जवाहरलाल नेहरू ने रखा 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना, संविधान सभा में। और उसी उद्देशिका प्रस्ताव को उन्होंने वहां पढ़ा, जिसको हमने कुछ बदलावों के साथ प्रियम्बल या प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में शामिल कर लिया।
तो प्रस्तावना तुम लोगों को पता ही है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरह से दी गई। मैंने जितने भी उसमें मूल व्यवस्थाएं हैं उस सभी बातों का जिक्र किया भी है, किया कि नहीं। जैसे हम भारत के लोग, अर्थात हम के बाद भारत के लोग लिखने का क्या मतलब है कि भारत के लोगों ने ये चीज की है, ठीक है ना। और लास्ट में लाइनें क्या लिखी हैं, इस संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, ठीक है ना, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा है क्या। तो ये बात ध्यान रखो कि भारतीय संविधान भारत के लोगों के लिए बनाया गया, भारत के लोग इसको चलाते हैं, भारत के लोगों पर ही लागू होता है। और ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का तो ये गुण है कि जहां पर लोगों के प्रतिनिधि लोगों पर शासन करते हैं, लोगों के द्वारा ही। हम लोगों के प्रतिनिधि कौन हुए, आज की सरकार के बैठे हुए लोग। वो शासन कैसे कर रहे हैं, कुछ लोगों से। वो लोग कौन है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन आते हैं, IAS IPS PCS वगैरह सभी आते हैं, नहीं आते हैं। तो उन लोगों के माध्यम से हम पर शासन किया जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ऐसी व्यवस्था को हम प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है ना। अब्राहम लिंकन के शब्दों में पता ही तुम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। क्लियर। तो प्रियम्बल हमने लिखा, हम भारत के लोग, अर्थात भारत के संविधान को, भारत की व्यवस्था को शक्ति भारत के लोगों द्वारा दी जाती, क्योंकि हम भारतीय लोगों ने अपने लिए ही संविधान को बनाया है, हमारे प्रतिनिधियों ने बनाया है, अर्थात हमने बनाया है। भाई कोई ना कोई तो जाता ही ना बनाने, कि सब लोग बैठ जाते 140 करोड़ लोग उस समय के जाके संविधान सभा बना के। तो अपने प्रतिनिधि चुने हमने, ठीक है, डायरेक्टली नहीं चुने थे, इनडायरेक्टली चुने थे, लेकिन चुने गए थे। तो भारत को एक क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात सोवरेन, फिर सेकुलर, सोशलिस्ट, एक मिनट, पहले क्या है, समाजवादी, है ना, दैट मीन्स सोशलिस्ट। फिर क्या है, पंथ निरपेक्ष, अर्थात सेक्युलर। उसके बाद फिर हाँ, अर्थात प्रजातांत्रिक, दैट मीन्स डेमोक्रेटिक। और उसका क्या, गणतंत्र, अर्थात रिपब्लिक। तो इन सभी की मीनिंग पता ही तुम लोगों को। सोवरेन उस कंट्री को बोलते हैं जो अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियों में पूरी तरह से स्वतंत्र हो। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि कोई व्यक्ति हमसे आके कहेगा नहीं तुम्हें ये कानून नहीं बनाना है, हम नहीं बनाने देंगे। अगर यूएसए कह दे अगर नहीं बनाने देंगे तो बनाने नहीं देगा क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग सोवरेन कंट्री, हम अपनी नीतियों में पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र। हमें जो करना हम करेंगे, हम CAA लाएं, हम 370 एब्रोगेट कर दें या फिर से लगा दें, कुछ भी करें, हम स्वतंत्र हैं। सोशलिस्ट हैं, अर्थात समाजवादी हैं। ध्यान रखना, सोशलिस्ट और ये सेकुलर, ये दोनों वर्ड ही हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में जोड़े। तो एक बार बात कर लें अमेंडमेंट क्या होता है। तो यह संविधान जब बन गया था तो संविधान में सुधार की संभावना भी होती है। तो जो सुधार करते हैं संविधान में, हम जिस समय करते हैं उस सन की बात है ये, और इसको अमेंडमेंट बोलते हैं। सुधार का एक क्रम होता है, 42वां सुधार था ये। लगे उसमें 100 से अधिक सुधार किए गए थे उस समय। सबसे बड़ा संवैधानिक सुधार कब हुआ था, कब हुआ था अमेंडमेंट, 1976 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। उसमें लगभग 100 से ज्यादा प्रोविजंस को बदल दिया गया था, अमेंड किया गया था। उसका 1978 में उससे बड़ा हुआ, 44वां संविधान संशोधन बोलते हैं उसको, 1978 में। उसमें भी करीब 40-45 अनुच्छेदों को में बदलाव किया गया, ठीक है ना। सेकुलर उस देश, तो सोशलिस्ट पता ही व्यवस्था। समाजवादी उस व्यवस्था को बोलते हैं जहां पर जनता के हर तबके को, गरीब से गरीब व्यक्ति को ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा हो, समाजवाद की व्यवस्था हो, हर तरह समाजवाद होना चाहिए। सेकुलर मतलब क्या हो गया, पंथ निरपेक्ष। इसका मीनिंग ये कि भारत की जो सरकार है या भारत के जो राज्य हैं उनकी जो सरकार है, उनका अपना कोई भी धर्म नहीं है। सरकार कैसी है हमारी, पंथ निरपेक्ष, अर्थात सेकुलर। दैट मीन्स सरकार किसी से ये भेदभाव नहीं करेगी तुम ये समुदाय को, तुम उस समुदाय के हो या तुम इस समुदाय को।
सरकार में कोई भी जाएगा वो समभाव से चलेगा, सेकुलर होगा, किसी जात धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? उसके बाद डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, पता ही तुम लोगों को, क्योंकि प्रजातंत्र है भारत में, लोगों के प्रतिनिधि ही लोगों को चुनते हैं और कुछ लोगों को लगाते हैं हम पर शासन करने के लिए, और सभी लोग शासन करते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो डेमोक्रेटिक पता होना चाहिए मतलब क्या हुआ। अगला रिपब्लिक, देखो ये फ्रांस से लिया हमने, गणराज्य की व्यवस्थाओं को हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से, पता है ना सभी को। रिपब्लिक उस स्टेट को बोलते हैं, रिपब्लिक उस स्टेट को बोलते हैं, या गणराज्य उस राज्य को बोलते हैं जहां का संवैधानिक अध्यक्ष, जैसे भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष, वो क्या है? चुना जाए। तो भारत में संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनको हम चुनते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे भी चुनते हैं। यूएसए में प्रेसिडेंट को चुना जाता है, इलेक्शन होता है उसका, तो वो भी क्या है? एक रिपब्लिक है। लेकिन ब्रिटेन एक रिपब्लिक नहीं है। क्यों नहीं रिपब्लिक? क्योंकि ब्रिटेन की जो संवैधानिक अध्यक्ष हैं वो महारानी हैं, और वो हेरिडेटरी प्रोसेस से आते हैं, ठीक है ना, वंशानुगत प्रभाव से वो लोग आते हैं, क्योंकि वंश राजा का प्रभुत्व वहां बनाए रखा गया है। उसके पास पावर नहीं है, लेकिन एक क्राउन है उनका चल रहा व्यवस्था, वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं कहीं पर, लेकिन फिर भी वो गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां का संवैधानिक अध्यक्ष महारानी है इस समय। क्लियर हो गई बात मेरी कि नहीं? तो ये बात ध्यान रखना। तो क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा क्या? हाँ, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब फिर से राष्ट्र की एकता और अखंडता वर्ड का यूज किया गया है। हालांकि मैं तुम लोग को बता चुका हूं, बस एक ब्रीफ व्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। नहीं बताने को भी तो वही बताना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात भी करेंगे हम, लेकिन हम कर चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं कर रहे हैं ना। हर प्रकार से न्याय होना चाहिए। सामाजिक न्याय हो, मतलब समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा किसी से, ये सामाजिक न्याय हुआ। आर्थिक न्याय, सबके पास बराबरी हो, ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति करोड़ों में खेल रहा है, एक व्यक्ति रोड पे खेल रहा है, ठीक है ना, खाने को नहीं है, मेहनत कर भी रहा है लेकिन फिर भी उसको पैसा नहीं मिल रहा है। भाई मेहनत नहीं कर रहा तो अयोग्य है, छोड़ो उसकी बात, ठीक है ना। लेकिन जो मेहनत कर रहा मजदूर भी है तो उसको इतना मिलना चाहिए कि वो अपना जीवन यापन परिपूर्ण भली प्रकार से कर सके। इसको बोलते हैं क्या? आर्थिक समानता। और उसके बाद राजनीतिक समानता, अर्थात सरकार किसी पर कोई दबाव नहीं डालेगी, राजनीतिक रूप से उसको कभी भी परेशान नहीं किया जाएगा। यह राजनीतिक समानता है कि सभी लोग बराबर हैं भारत की सरकार की नजरों में। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए, विचार होने चाहिए, अव्यक्ति होनी चाहिए, अव्यक्ति अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, विश्वास होना चाहिए, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता निश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो अखंडता ये शब्द जो है ये भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1976 में। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? अखंडता का मतलब क्या है? देखो, एकता जो है ये भारत के लोगों के बीच में होनी चाहिए, लेकिन अखंडता ये जमीन या भूभाग से संबंधित है। मतलब हमारा भूभाग अखंड है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता इससे, ठीक है ना। मेरा समझ रहे हो कि नहीं? तो अखंडता की मीनिंग पता होनी चाहिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको यूनिटी और इसको इंटीग्रिटी। दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, दैट मीन्स एडॉप्ट, अधिनियमित, दैट मीन्स इनेक्ट, और आत्मार्पित अर्थात गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान को प्रदान करते हैं। तो संविधान के 15 अनुच्छेद हमने 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए, ठीक है ना। और उसके बाद बाकी जो पूर्ण संविधान था
वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके लिए भी उसका भी एक निश्चित कारण था। उसी दिन पूरा लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जब 15 अनुच्छेद हमने लागू किए तो पूरा क्यों लागू नहीं किया? तो पूरा इसलिए लागू नहीं किया क्योंकि 26 जनवरी 1930 से हम 26 जनवरी मना रहे थे स्वतंत्रता दिवस के रूप में, लेकिन जो इंडिपेंडेंस है वो हमें मिल गई 15 अगस्त को। तो भाई वो जो 20 साल से कार्यक्रम चल रहा था वो वेस्ट होता, ठीक है ना। तो उस तिथि को 26 जनवरी वाली तिथि को हमने गणतंत्र जब बन रहे थे तो हमने उसको गणतंत्र दिवस के रूप में उस दिन संविधान को लागू कर दिया पूर्ण रूप से। बात समझ आई कि नहीं? इसका संविधान के मैंने पार्ट तुम्हें बताई। पहला भाग है संविधान का प्रियम्बल, ठीक है ना। हालांकि ध्यान रखना ये भागों में नहीं आता है, ठीक है ना। प्रियम्बल में कई बार प्रश्न पूछा जाता है क्या ये संविधान का भाग है, तो केशवानंद भारती मैटर में उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान का भाग नहीं प्रस्तावना, लेकिन संविधान के कई अनुच्छेदों की जानकारी, अगर संविधान के 2 अनुच्छेदों में अगर कोई विभेद होता है तो प्रस्तावना से हम ये निर्णय करते हैं या सुप्रीम कोर्ट करता है निर्णय कि उन दोनों में क्या सही है, क्योंकि प्रियम्बल के विरोध में नहीं होने चाहिए। क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल राज्य का एक मुकदमा हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक 13 जजों की बेंच बनाई जो आज तक सबसे बड़ी बेंच है किसी भी मामले में। तो 7-6 से उस जज ने, उस बेंच ने निर्णय दिया कि अगर 2 अनुच्छेदों में कोई असमानता होती है या क्लैश होता है कोई, तो प्रियम्बल से उसका क्या निकाला जाता है? रेजोल्यूशन। बात समझ रहे हो ना। तो दिशा निर्देश किससे प्राप्त किए जाते हैं? प्रियम्बल से, कि प्रस्तावना का हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद एक निर्णय और दिया कि प्रस्तावना में अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा अमेंडमेंट किया जा सकता है जिससे संविधान की जो मूल भावना है वो परिवर्तित ना हो, ठीक है ना। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले उन्होंने बताया मूलभूत ढांचा, संविधान का मूलभूत ढांचा, वो प्रभावित ना हो। तो प्रस्तावना में शामिल तो किया जा सकता है कुछ भी, बात समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन तभी शामिल किया जा सकता है जब संविधान के मूलभूत ढांचे पर कोई ठेस ना पहुंचे। और मूलभूत ढांचा क्या, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समय समय के अपने निर्णयों में ये बात बताता रहता है ना। मूलभूत ढांचे की कहीं जिक्र नहीं किया गया। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? मूलभूत ढांचे का मतलब क्या हुआ, पता ही नहीं किसी को, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों से इसको बार बार क्लैरिफाई करता रहता है, ठीक है ना, किसी भी मैटर में। तो ये बात होगी प्रियम्बल की। सभी को समझ में आया? क्यों शिवानी? इसके बाद जब प्रियम्बल है, उसके बाद प्रियम्बल के जस्ट बाद हमने अपने संविधान को 22 भागों में बांटा। शुरुआत में कितने भागों में? 22 भागों में। हालांकि अब ये कुल संख्या में कितने हो गए? 25 भाग हो गए। अब कितने हो गए? 25। लेकिन आखिरी क्रम जो है वो क्या है? 22। क्रम आखिरी अभी भी क्या है? 22, ठीक है ना। तो हमने जैसे 9 में हमने 9A और 9B को जोड़ा, तो वहां देखो 2 बढ़ गए। हमने 7वां निकाल दिया, हमने 14 में 14A जोड़ दिया, तो इस तरह से 4 में 4A जोड़ दिया हमने। तो इस तरह से 4 जोड़े हमने तो 26 हुए, लेकिन 1 निकाल भी दिया तो कितने रह गए? 25। बात समझ रहे हो? तो नेमली कौन कौन से जोड़े अभी तक हमने? 4 का, ठीक है, 9 का A और B, और उसके बाद 14 का A, ये 4 हमने जोड़े कालांतर में। 7वां जो भाग था उसको हमने एब्रोगेट कर दिया, रिपील कर दिया, निकाल दिया संविधान से। क्लियर हो गई मेरी बात में कि नहीं? इसके बाद 8 अनुसूचियां भी शामिल की गई संविधान में। अनुसूचियां या शेड्यूल्स क्या होती हैं? तो संविधान के कई ऐसे भाग हैं जहां पर कुछ ऐसी बातें अनुच्छेदों में दी गई हैं जिनको अनुच्छेदों में वर्णित नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान वैसे ही भारत का बहुत बड़ा है, तो और बड़ा होने की संभावना थी। तो इन सभी बातों को हमने कहाँ लिख दिया? अनुसूचियों में। क्योंकि अब क्या होता है कि जैसे हम सीधे सीधे इन अनुसूचियों में परिवर्तन कर लेंगे। जैसे पहले ही अनुसूची क्या है? क्या है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो भाई ये तो घटते बढ़ते रहते हैं अक्सर, है ना। जैसे अभी देखो हमने क्या किया,
हमने जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से बाहर कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 क्या बना दी, यूटीज बना दी, यूनियन टेरिटरीज। तो ये काम तो अक्सर होता रहा है। हमने 1975 में सिक्किम को शामिल किया, 62 में हमने गोवा को शामिल किया, तो ये होता रहता है। 2000 में हमने क्या किया, 2001 में बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिए। तो ये संविधान बड़ा नहीं हो जाता अगर इनको अनुच्छेदों में परिवर्तित करते। इसलिए ये सारे परिवर्तन हम कहाँ करते हैं, पहली अनुसूची में। तो अनुसूचियां अलग से वैसे भी लिखी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। क्लियर होगी बात की नहीं? तो पहले 22 भाग थे, अब कितने हो गए, 25। मैंने सारे भाग बता दिए तुम लोगों को। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, कुछ पूछना हो, रह गया हो। क्यों प्रांसी, तुम्हें शिवानी, तुम लोगों को आ रहा समझ में ना? इसके बाद 22 भागों की हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो पहला भाग संविधान का, पहला भाग क्या है संविधान का, भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र। लिखेंगे नहीं, सब बहुत टाइम लगेगा, लिख चुके हो तुम लोग। तो पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इस भाग में 4 अनुच्छेदों को शामिल किया गया, अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। तो पहले भाग में आर्टिकल कौन कौन से आते हैं, 1 से लेकर 4 तक, हम ऐसे लिख दे रहे हैं बस खाली। इसके बाद भाग 2 की हम बात करें, भाग 2 का नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 5 से 11। तीसरा जो भाग है संविधान का, उसका नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। उसका चौथा भाग है संविधान का, चौथे भाग में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक आएंगे। इसके बाद में 4 मई 4 का जोड़ा, बाद में 42वां संविधान संशोधन किया। इसके लिए हमने क्या किया, 1976 में, और हमने 51 में क्या जोड़ दिया, 51 का। इसमें भारतीय नागरिकों को कर्तव्य दिए गए। इसका जब एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे इसको आगे चल के, तो एक एक को पढ़ेंगे सभी को अच्छे से, ठीक है। उसके बाद पांचवें में क्या आती, संघ सरकार, है ना, यूनियन गवर्नमेंट, और उसमें आर्टिकल क्या आते हैं, 52 से 151, गुड। छठे में राज्य सरकार, और इसमें आर्टिकल 152 से 237 तक आते हैं। 7वां जो भाग था, इसको हमने क्या किया, इसमें आर्टिकल क्या था 238। हमने क्या किया है, इसमें 7वां संविधान संशोधन किया, कब, 1956 में, और हमने इस भाग को एब्रोगेट कर दिया, रिपील कर दिया, हटा दिया संविधान से। ऑफिशियली कैंसिल करना मतलब एब्रोगेट करना। तो 7वां भाग हट चुका। 7वें भाग में था क्या, 7वें भाग में 3 कैटेगरी के राज्य थे, ठीक है ना, 3 कैटेगरी के भूभाग थे, जिसमें पहले जो थे उसमें 11 वो प्रांत आते थे जिनमें विधानसभाएं थी। तो 11 की जो प्रांतीय विधानसभाएं थी वो पहली कैटेगरी थी। लिस्ट ए के स्टेट थे वो। लिस्ट बी में क्या आता था, तो रियासतें आती थी, उसमें 93 रियासतें थी, वो आती थी। और उसके बाद जो तीसरी सूची थी, उसमें लिस्ट 3 जो थी, उसमें चीफ कमिश्नरी के एरिया आते थे, अजमेर, मारवाड़, दिल्ली, है ना, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है। ये हमने 1956 में हटा दिया। क्यों, क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे, नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, उन्होंने वहाँ पे अनशन किया, उनकी 64वें दिन डेथ हो गई उससे। उनकी मांग थी कि भाषा आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया जाए। तो पहली बार समिति बनाई गई, नाम रखा गया, आयोग बनाया गया, कमीशन, नाम रखा गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली उसके क्या थे, अध्यक्ष। 2 सदस्य भी थे, KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो उन लोगों ने अपनी जब रिपोर्ट सौंपी तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। बात समझ रहे हो कि नहीं? और आंध्र प्रदेश भाषा आधार पर बना पहला राज्य था। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश बना कब 1953 में। समझ रहे हो कि नहीं?
बन 1953 में ही गया था, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी और उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ चुके थे। तो ये तुम्हारा 7वां हट गया। 8वां जो भाग है तुम्हारा, इसमें तुम्हारे केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। तो पहले तो 9 थे, अब 8 केंद्र शासित प्रदेश, पहले 7 थे, फिर 2 हमने बढ़ाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से। लेकिन फिर क्या किया हमने, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया आपस में। तो अब कितने हैं, 8 हैं। नाम पता है सभी को, कौन कौन से? दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली प्लस दमन दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, फिर पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। समझ में आ गया सभी को? चंडीगढ़ की बात कर ली ना हमने, ठीक है। 8 हैं ये टोटल। तो 8वें में क्या आते हैं, यूटीज आते हैं। और आर्टिकल कौन से आएंगे इसमें, 239 से 242, गलत ना बोलें। इसके बाद हम 9वें भाग का जिक्र करेंगे। 9th भाग में थी ग्रामीण स्थानीय सरकारें, और इसके लिए आर्टिकल क्या, 243 से 243 ओ तक, ठीक है ना। ग्रामीण स्थानीय सरकार की बात की गई। फिर हमने 9th में 9th ए जोड़ दिया, और इसके लिए हमने क्या किया, संविधान संशोधन। कौन सा 73वां संविधान संशोधन किया कि 74वां किया, 74वां संविधान संशोधन किया। कब, 1993 में, ठीक है ना। 74वें संविधान संशोधन से हमने 1993 में 9th ए जोड़ दिया। ध्यान रखना, ये जो पहला जो था 243 से 243 से, इसमें कुल 16 प्रावधान थे। कितने, 16। जो 9th ए जोड़ा हमने, क्या, शहरी स्थानीय सरकार। 9th ए का नाम क्या है, शहरी स्थानीय सरकार। तो 74वां संविधान संशोधन किया 1993 में, इसको हमने जोड़ा। और इसमें तुम्हारे आर्टिकल 243 पी से जेड जी तक आते हैं, 243 पी से 243 जेड जी तक। और इसमें कुल 18 प्रोविजन है, प्रावधान। उसके हमने 9 में बी जोड़ा कब था ये हमने जोड़ा 97वें संविधान संशोधन से। कब, 2011 में। इसमें कुल 13 प्रावधान है। तो आर्टिकल कौन से, 243 जेड एच से जेड टी। कुल कितने हो जाएंगे मानवी, 13। ये होगा तुम्हारे 9B तक। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकता है, और अगर पता है तो अच्छी बात है। सभी क्लियर हो गया बात कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। इसके 10वें भाग की बात की जाए तो 10वें भाग में क्या आता है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। और आर्टिकल कौन से आएंगे इसमें, 244 से इसमें सिर्फ 2 आर्टिकल हैं, और नाम क्या है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। अब इन अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों की बात हमने ब्रीफली, मतलब सही से एक्सप्लेन कहाँ किया है, अनुसूची 5 और 6 में क्रमशः। जब अनुसूची 5 और 6 पढ़ेंगे वहाँ पढ़ लेंगे फिर से, ठीक है। इसके बाद 11वां तुम्हारा क्या होगा, आर्टिकल कौन से आएंगे, 245 से 264 63 तक आएंगे। अगली बार 64 से चालू है। 11वें में है क्या, रट लर नहीं किया ना, तैयार किया करो यार। 11वें में क्या है, देख बोल नहीं, सही है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध की बात किसमें की गई, 11वें में, ठीक है ना। तो आगे पढ़ेंगे उसको, आर्टिकल 245 से 263। 12वें की बात करें, क्या आएगा इसमें 12वें में, वित्त एवं, और इसमें क्या आएंगे आर्टिकल 264 से 300 ए। क्या आता है इसमें, वित्त एवं संपत्ति, फाइनेंस एवं प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आर्टिकल 300 ए तक है यहाँ पे। 300 ए में हमने संपत्ति का अधिकार डाल दिया, पहले एक मूल अधिकार हुआ करता था, फिर इसको कहाँ डाल दिया, 300 ए में, वित्त एवं संपत्ति में। 13वां भाग क्या होगा, व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। और इसमें तुम्हारे आर्टिकल 301 से 307। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कहाँ की गई, व्यापार एवं वाणिज्य में 301 से 307 तक के इसमें अनुच्छेद आते हैं।
14वें में राज्य, हाँ, केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। और आर्टिकल 308 से 323 की 322, अच्छा, तो केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है ना। ये आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इस प्रकार की लगभग 25 सेवाओं का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाएं किसमें आती हैं? आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक। 15वें भाग में क्या बात की गई है? सॉरी, फिर हमने 14 में क्या जोड़ा? 14 का नाम क्या था? अधिकरण या ट्राइब्यूनल। और इसमें हमने एक आर्टिकल जोड़ा है, कौन सा? 323 ए और बी, दो हैं, ठीक है। 14 का क्या है? अधिकरण या ट्राइब्यूनल। इसको हमने कब जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। तो आर्टिकल 2 जोड़े इसमें, 323 ए और 323 बी। 15वें में क्या है फिर? 15वें में चुनाव, ठीक है ना। तो 324 से लेकर 329 तक किसकी बात की गई है? इलेक्शन। बातें कर रहे हो तुम लोग, ध्यान से इधर देखो। तो 15वें भाग में चुनाव का जिक्र किया गया है, चुनाव प्रक्रिया का। और आर्टिकल किसके क्या आएंगे? 324 से 329। इसके बाद 16वें में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। आर्टिकल 330 से 342 तक, 42 ए आता, सॉरी है, 342 ए तक। इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, है ना, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम क्लासेस। क्लियर? 17वें में क्या आएगा? राजभाषा। क्या आएगा? राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और इसके लिए आर्टिकल 343 से 351। बात समझ आई कि नहीं? 18वां जो भाग है उसमें किसकी बात की गई है? आपातकालीन उपबंध किए गए हैं। आर्टिकल 352 से 360 तक इसमें आ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर होगी बात कि नहीं? 19वें भाग में किसकी बात की गई है? इसका नाम है विविध, इसलिए लिख दे रहा हूं। और इसमें आर्टिकल 361 से 367 तक आएंगे। 20वें भाग में है क्या? ये तो पक्का पता होना चाहिए, 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। किसमें बात की गई है? भाग 20 में। क्या नाम है? हाँ, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आएगी इसमें, ठीक है ना। आर्टिकल 368। तो 3 प्रकार संविधान में संशोधन किया जा सकता है, वो इसमें दिया गया आर्टिकल 368 में। उसके बाद 21वें में क्या आएगा? संक्रमणकालीन उपबंध, ठीक है ना। इसमें आएंगे तुम्हारे आर्टिकल 369 से 391। बात समझ रहे हो कि नहीं? और जो 22वां भाग है इसका नाम है संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। और इसमें 3 तुम्हारे आ जाएंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद 392 से 392 यहाँ तक होगा ना, है ना। ये 393 से 395, जिसमें तुम्हारा जो आर्टिकल 393 है ये संक्षिप्त नाम के बारे में। संक्षिप्त नाम मतलब शॉर्ट टाइटल क्या है? तो शॉर्ट टाइटल क्या है इस पुस्तक का? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 394 में क्या होगा? प्रारंभ, कि इसका कमेंसमेंट कब हुआ? कब हुआ? 26 नवंबर 1949। बात समझ रहे हो कि नहीं? कमेंसमेंट कब हुआ था? प्रारंभ कब हुआ था इसका? 26 नवंबर 1949 को। उसका 26 जनवरी 50 लिखाया। ला दे दो। हाँ, तो 394 में क्या दिया गया है? प्रारंभ कब से हुआ? प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 से। 49 से कुछ प्रबंध लागू हुए थे, ठीक है ना, सारे नहीं। 395 में क्या दिया गया है? 395 में बताया गया है कि ये किन दोनों, पहले उसके पहले भारत में क्या लागू था व्यवस्था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चल रहा था और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इन दोनों अनुच्छेदों, इन दोनों कानूनों को हटाया गया और उसके किसको लागू किया गया? भारत के संविधान को। तो 395 इस बात का जिक्र किया गया। बात समझ आई कि नहीं? तो 395 में क्या था? GOI एक्ट 1935 और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947।
इन दोनों कानूनों को हटाया गया और सीधे भारत के संविधान को लागू किया गया। ये हो गए संविधान के भाग। तो किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, सभी को समझ में आ रहा? ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक रिवाइज कर लो, किसी कोई दिक्कत हो तो जरा बताओ मैं। देखें, अगली बारी है अनुसूचियों की। किसकी? अनुसूचियों की। बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है ना? अनुसूचियां पढ़ चुके हो। अनुसूचियां कितनी थी मूल संविधान में? 8, लेकिन अब कितनी हो गई? 12। 4 हमने और जोड़ी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, और क्रम भी आखिरी क्या है? 12, क्योंकि बाद में जोड़ी गई। तो अनुसूचियां क्या होती? वो एक तरह से अनुच्छेदों का विस्तार होती, ठीक है ना? तो जिन बातों का एक्सप्लेनेशन अनुच्छेदों में नहीं दिया जा सकता, उनको हमने कहाँ रखा? अनुसूचियों में। एक तो उनमें बार बार परिवर्तन होने की संभावना रहती है, दूसरा अगर मूल संविधान में इसको रखेंगे अगर, तो संविधान बड़ा और हो जाता, ठीक है ना? इसलिए हमने उनको अनुसूचियों के रूप में बाहर में शामिल कर लिया, ठीक है ना? बनी उसी समय थी लेकिन बाद में लिखी गई हैं, ठीक है? तो पहले 8 थी, अब कितनी? 12। एक एक का जिक्र कर लेते हैं। तो जैसे हम शेड्यूल 1 की बात करें, तो पहले शेड्यूल में आते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना? तो शुरुआत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब कितने हो गए? हालांकि बहुत शुरुआत में जब संविधान बना ही था तब लिस्ट A, B, C के क्या होते थे? क्षेत्र होते थे, लेकिन 7वें संविधान संशोधन से उसको हटा दिया गया। फिर 1956 से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, और अब कितने हो गए? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो पहली अनुसूची का नाम क्या है शिवानी? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इसमें 28 स्टेट्स आते हैं एंड 8 यूटीज आती हैं, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है? शेड्यूल 2 की बात करें, शेड्यूल 2 में क्या आता है? वेतन, भत्ते एवं पेंशन। तो क्या हो जाएगा? सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन। इसमें कुछ निश्चित व्यक्तियों के सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन का जिक्र किया गया, जैसे किसका? इसका वेतन दिया गया इसमें। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना? लोकसभा के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इसी प्रकार से विधानसभाओं के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के स्पीकर, चेयरमैन। राज्यसभा में स्पीकर नहीं होता, क्या होता है? चेयरमैन। और राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति। और इसीलिए भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। तो इसमें उपराष्ट्रपति तुम्हें लिखा नहीं मिलेगा कहीं पे भी। किसकी बात होगी? राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, और राज्य में विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, ठीक है ना? उसके बाद किसकी बात की गई है? ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों का इसमें वेतन दिया गया है। और उसके बाद CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बस इसमें यही बात ध्यान रखें हमेशा कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, ठीक है ना? तीसरे पे आते हैं। तीसरी बात, तीसरे शेड्यूल में शपथ की बात की गई है, ओथ्स की बात की गई, डिफरेंट पदों की। तो इसमें क्या क्या आते हैं? ऑल मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है ना? संघ सरकार के सभी मंत्रियों का जिक्र इसमें दिया गया है शपथ का। उसके बाद MP काहे के? लोकसभा के और राज्यसभा के, उनकी शपथ दी गई है। फिर ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद CAG जानते हो ना, बताया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसी प्रकार से सभी मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट के, उसी प्रकार से सभी MLA और MLC, उनके वेतन का जिक्र, उनकी शपथों का जिक्र किया गया है। और उसके बाद हाई कोर्ट के सभी जजेस का जिक्र किया गया है। ध्यान रखना कि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल,
इनकी शपथ नहीं दी गई है तीसरी शेड्यूल में। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ का जिक्र अनुच्छेद 60 में किया गया है, उपराष्ट्रपति की शपथ का जिक्र अनुच्छेद 69 में किया गया है, और राज्यपालों का अनुच्छेद 159 में। भूलोगे तो नहीं, सभी को ध्यान रहेगा। तो ध्यान है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की शपथ क्रमशः 60वें, 69वें और 159वें अनुच्छेदों में वर्णित है, और इसी वजह से यहां पर नहीं दी गई है। चौथे में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, जैसे यूपी से 31 सीटें हैं, राजस्थान से 10 सीटें हैं, है ना, बिहार से 18 सीटें हैं, महाराष्ट्र से 19 सीटें हैं, ठीक है ना। तो राज्यसभा में सीटें कितनी कितनी कौन से जगह से होंगी? क्योंकि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है ना। लोकसभा में कैसे क्या कितने कहाँ के लोग कैसे लोग आते हैं, किस प्रकार से, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट बनाया गया 1951 में, जनप्रतिनिधि कानून, ठीक है ना। तो ध्यान है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में वर्णित है, ठीक है। पांचवी अनुसूची में आते हैं क्या? अनुसूचित क्षेत्र, प्रशासन एवं, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, है ना, कंट्रोल, नियंत्रण। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स। ट्राइब्स भी है इसमें, लिखा नहीं मैंने, लिख दे रहा हूं, जनजातियों का भी, ठीक है ना। अब ध्यान रखना कि ये पूछा जाता है कि अनुसूचित क्षेत्रों की लिस्ट कौन जारी करता है, कौन तैयार करता है इसकी सूची? तो राष्ट्रपति तैयार करते हैं, ठीक है ना। बात समझ रहे हो? राष्ट्रपति को ऑफिस का था, राष्ट्रपति बैठ नहीं तैयार करना चालू कर देते हैं, है ना। समझदार बने थोड़े से। तो ये पांचवी अनुसूची की बात हो गई। छठी अनुसूची में भी अनुसूचित जनजातियां हैं, लेकिन वो कहां कहां की हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की। तो यहाँ का जो जनजातीय इलाके हैं उनके प्रशासन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी संबंध किस अनुसूची से? छठी अनुसूची से। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का जिक्र किया गया, ठीक है ना, इनका प्रशासन और नियंत्रण। सातवीं में क्या आती हैं? सूचियां आती हैं, जानते हो तुम लोग, 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। दैट मीन्स संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, कितने थे? 97, लेकिन बाद में इसमें 5 और जोड़ दिए गए, 3 तो अब कितने हो गए? 100। स्टेट लिस्ट में पहले कितने विषय थे? 66। इसके बाद कालांतर में 5 इससे निकाल दिए गए और इनको शामिल कहाँ कर लिया गया? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, तो ये बढ़ के 52 हो गए अब, और यहाँ 66 थे, 5 घट के कितने रह गए? 61। केंद्र सूची में जैसे तुम्हारा क्या क्या आ जाता है? रेलवे हो गया, है ना, मुद्रा हो गई, ठीक है ना, और युद्ध एवं शांति, और क्या क्या हो गया? परमाणु ऊर्जा हो गई, है ना, नागरिकता हो गया सबसे बड़ा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, कॉर्पोरेट टैक्स, है ना, शेयर मार्केट, बैंकिंग और आरबीआई किसमें आती है? इंश्योरेंस, यूनियन लिस्ट में। ये सब संघ सूची के विषय हैं। स्टेट लिस्ट में क्या आती है? पुलिस आती है, सबसे बड़ी बात। स्टेट लिस्ट कहाँ आती है? स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है? पुलिस हो गई, उसके बाद भूमि सुधार हो गए, लैंड रेवेन्यू हो गया, भू राजस्व हो गया, मेले वेले हो गए। ये सब किसका विषय है? स्टेट लिस्ट का। आयकर किसका पार्ट है? संघ सूची का। समझ रहे हो कि नहीं? कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे शिक्षा, एजुकेशन, है ना, और वन हो गए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, है, मैरिज एंड डाइवोर्स हो गया। ये सब किसका पार्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट का। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलोगे तो नहीं? तो ये हो गया तुम्हारी 7 शेड्यूल्स। रब कर दूं इसको मैं?
इसके बाद हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो पहले इसमें 14 भाषाएं थी शुरुआत में, हमने कालांतर में इसमें 8 भाषाएं और ऐड कर दी। जैसे हमने 21वां संविधान संशोधन किया 1967 में, और हमने एक भाषा जोड़ दी, कौन सी? सिंधी। फिर उसके बाद हमने 71वां संविधान संशोधन किया, कब? 1992 में। हमने 3 भाषाएं जोड़ दी, कौन सी? नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। याद करें, जैसे नमक ध्यान कर लो, हमने तो ऐसे याद कर लिया। इसके बाद हमने 92वां संविधान संशोधन 21 + 71 92, ऐसे याद करो। कब किया? 2003 में। और हमने कितनी भाषाएं जोड़ी? 4 भाषाएं जोड़ी। क्या नाम है? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ठीक है ना? ध्यान रखना कि राजस्थानी, भोजपुरी और अंग्रेजी तीनों ही इन भाषाओं में शामिल नहीं है। कौन कौन सी? राजस्थानी, अंग्रेजी और भोजपुरी। हालांकि अंग्रेजी नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नागालैंड स्टेट है इंडिया में, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी। ठीक है ना? क्योंकि जनजातीय इलाका है, ठीक है ना, विभिन्न विभिन्न बोलियां उनकी, तो अंग्रेजी शामिल की गई। तो ये बात ध्यान रखो सभी लोग। इसका 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची हमने क्या जोड़ी? ये हमने पहले संविधान संशोधन से कब जोड़ी? 1951 में जोड़ी थी, नहीं जोड़ी थी? और इसमें मैंने भूमि सुधार संबंधी कानून रखे हैं। शुरुआत में 13 कानून थे, अब कितने? 280 हो गए टोटल, 284 हो गए अब, सॉरी। ध्यान रखो, इसमें जो 284 कानून दिए गए हैं जो 9वीं अनुसूची में, इसमें सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू नहीं चल रहा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर है ये कानून। ठीक है ना? लेकिन मैं तुम्हें बताया था कि कोयलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में निर्णय दिया कि केशवानंद भारती के बाद जितने भी केस आए हैं 1973 के बाद जो भी कानून शामिल किए जाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू में आएंगे। ठीक है ना? केशवानंद भारती के केस 1973 के पहले तक जो भी कानून शामिल हो चुके थे इसमें, वो शामिल हैं, वो न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर है। बाकी मैंने एक्सप्लेन किया, तुम्हें पता है अच्छे से। ठीक है? 10वीं अनुसूची में किसकी बात की गई हमने? दल बदल कानून, अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या नाम है इसका? एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके लिए हमने 52वां संविधान संशोधन किया, क्योंकि भाई 8 थी ना पहले सूचियां, अनुसूचियां, फिर 9वीं जोड़ी पहले संविधान संशोधन से, 10वीं जोड़ी 52वें संविधान संशोधन से 1985 में। तो मैंने तुम्हें बताया था कि आर्टिकल जो 102 है उसमें 5 प्रकार से राष्ट्रपति, है ना, किसकी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर किसी को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, किसी एमपी को, उसकी सदस्यता छीनी जा सकती है। 5 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन जो 102 का 6वां जो क्लॉज है वही क्या है? दल बदल कानून। उसमें क्या? संबंधित सदन के कौन? लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति डिसाइड करेंगे कि कोई व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति पर या किसी एमपी पर बोलो दल बदल कानून लागू होगा या नहीं। मैंने बताया था 5 प्रकार से, किस प्रकार से, तुम लोग अच्छे से पता है। ठीक है ना? वो पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में क्या आता है? पंचायत की शक्तियां, है ना, पावर्स ऑफ पंचायत। और इसमें कितने क्लॉज आते हैं? 29 प्रावधान आते हैं इसमें कि नहीं? और ये हमने कब शामिल की? 73वें संविधान संशोधन से 1993 में। और 12वीं जो है वो क्या होगा? नगर पालिकाओं की शक्तियां, है ना, पावर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं की शक्तियां, इसको हमने 74वें संविधान संशोधन से 1993 में ही शामिल किया। बात समझ रहे हो सभी लोग कि नहीं? तो इसमें कितने प्रावधान है? 18, ये भी लिख लो। मेरे समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो ये तुम्हारी हो गई प्रियम्बल भाग संविधान के, और अनुसूचियों का डिस्कशन हो गया एक बार ब्रीफ। अब किसी कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पहला भाग और उसके सभी अनुच्छेद। ठीक है ना? एक एक करके सभी को डिस्कस किया जाएगा। तो अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है ना? फिर मिलते हैं हम लोग कल। चलो ठीक है, बंद कर दो, बाय बाय।